चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आज जो एएलपी का टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आप सभी लोग जुड़ जाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दे रखा है और सेट नंबर आपका कितना है, तो यहाँ पर 115वां नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है। तो मेरे भाई हमारे सामने में दे रखा है, हम बात कर रहे हैं किसका, तो विद्युत जनरेटर की बात करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। एक बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चीज तो आपको एकदम ध्यान रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर ये हमारा काम करता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक जनरेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा फ्लेमिंग की हम बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, तो मेरे भाई फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर हमारा काम करता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की हम बात करते हैं। इस पर राइट हैंड रूल पर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रेरित धारा को यहां से पाते हैं। रूल से हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर प्रेरित धारा की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर प्रेरित धारा की बात करते हैं। इस प्रेरित धारा को हम लोग क्या करते हैं, तो इसका प्रेरित धारा हम लोग यहां से पाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही है वो बताना है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को जब हम रोटेट कराते हैं तो उसके आधे घूर्णन के बाद करंट के डायरेक्शंस बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद, यानी आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की जो दिशा होती है मेरे भाई वो उलट जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट हमारा एकदम राइट है। आगे कहता है कि कुंडली में प्रेरित धारा, कुंडली में मेरे भाई, कुंडली में किसमें, तो कुंडली में प्रेरित धारा की जो दिशा है, प्रेरित धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम पाते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी हमारे राइट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में यहां से आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है मेरे भाई, ये हमारा हिंदी कविता कंप्यूटर भाषा का कोड, संगीत के स्वर सारे गामा पदनी जो हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, वही हमारा 8वां लेटर जो होता है रिपीट करने लगता है। इसलिए न्यूटन के अष्टक नियम को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें हर एक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होने लगता है। ये किसको तो कहेगा, यहां पर फॉलो करता संगीत के स्वर को। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट की हम बात करते हैं, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग के द्वारा जब हम तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज करता है। और जो एनर्जी रिलीज करता है मेरे भाई, वो कितना एनर्जी रिलीज करता है, ये तो डेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी इतना वो रिलीज करता है एनर्जी। ये बात हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि एडीपी जो है एटीपी में बदलता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और उस दौरान में कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो इतना डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा है कि आप तुरंत आंसर कर सकते हो। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। कह रहा किसी वस्तु को इतना क्षमता वाला, यानी कि मेरे भाई ये क्लियर हो गया कि अगर हमारा कोई, अगर मान लेते हैं कि क्षमता नेगेटिव में दे रखी है तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है। एक बात आप मेरे भाई जान लीजिए, हम ये बात हमेशा से आप सभी को कहते हैं कि लेंस में दो चीज आपको ध्यान रखना है। लेंस में अगर उत्तल लेंस की बात होगी और अवतल लेंस की अगर बात होती है तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, एकदम सिंपल इस क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हो। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और फोकस दूरी अगर नेगेटिव हो तो पावर भी नेगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन उत्तल लेंस में जस्ट उल्टा होता है, फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो पावर भी यहां पॉजिटिव होगा। इसमें मेरे भाई कोई शक नहीं है। तो अगर यहां पर क्षमता अगर हमारा नेगेटिव है, क्षमता अगर नेगेटिव है, पावर अगर नेगेटिव है, तो अवतल लेंस होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो अवतल लेंस करता है वो उत्तल दर्पण के रूप में करता था, और उत्तल दर्पण हमारा क्या करता है, तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब तो होगा
लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और हमेशा छोटा बनता है। तो एक तो मेरे भाई ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि अवतल लेंस हमारा हो गया। दूसरा रिलेशन आपको ये दर्पण का भी ध्यान रखना है कि अगर हम उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो ये उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टीज ये अवतल लेंस की तरह ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। या अवतल लेंस की प्रॉपर्टी उत्तल दर्पण के तरह होता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है मेरे भाई, हमेशा का मतलब हमेशा होता है, हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और अगर हमेशा काल्पनिक बनेगा तो हमेशा ये सीधा ही प्रतिबिंब देगा, और साथ ही साथ ये दर्पण हमेशा क्या करता है, तो मेरे भाई ये ध्यान रखना कि हमेशा आपको छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब का ये निर्माण करता है। ये भी लाइन आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई जो उत्तल करेगा वही अवतल लेंस करेगा। ये दर्पण है, ये लेंस है, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक बात पता चल गया कि पावर का मान अगर नेगेटिव है क्वेश्चंस में तो लेंस जो होगा हमारा अवतल लेंस होगा, और अवतल लेंस की यही कहानियां होगी, आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर वास्तविक वाला तो हमारा नहीं होगा, चूंकि क्वेश्चंस में आप देख लीजिए कि अवतल लेंस का जो कहानी है वही उत्तल दर्पण का, इसलिए हमारा हमेशा काल्पनिक बनेगा, तो वास्तविक के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे भाई हमेशा सीधा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि आभासी के साथ कभी मेरे भाई उल्टा तो हो नहीं सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इतना ही बात अगर आपको पता है तो आप कैसे क्वेश्चंस को बनाते हो ये आपको पता चल पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी मेरे भाई एकदम आसान है, बशर्ते कि आप इसको करते कैसे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि लंबाई को समान रखना है और मोटाई को भी समान रखना है। मोटाई समान कहने का मतलब एरिया समान, यानी कि डायमीटर अगर होता है तो हम लोग कहते हैं सर्कुलर तार का जो डायमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, π/4d² होता है। अगर डायमीटर अगर मेरे भाई ज्यादा होगा तो हम कहेंगे एरिया ज्यादा, अगर डायमीटर एक समान तो कहेंगे एरिया एक समान। इसका मतलब है मोटाई एक समान तो हम कहेंगे क्षेत्रफल एक समान होगा। किस क्षेत्रफल की बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों चीज हमारा लंबाई की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये भी हमारा कांस्टेंट है, और क्वेश्चन में यहां पर मोटाई कह दिया, इसका मतलब एरिया भी हमारा कांस्टेंट है। यहां पर एरिया भी कांस्टेंट होता है। किसी तार की बात करते हैं तो तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4d² होगा। अगर मोटाई को एक समान है मेरे भाई तो डायमीटर एक समान होगा, और अगर डायमीटर एक समान है तो हम कहेंगे उसका एरिया भी एक समान होगा, यानी कि ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो गए। आगे कहता है जो 3 तार हमने लिया है उसके प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाया गया है कि 1 ओम यहां पर हमारा 0.5 ओम 0.25 ओम दे रखा है। तब कहता है मेरे भाई इसकी प्रतिरोधकता बता दीजिए। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, जब हम किसी चालक की बात करते हैं, तो एक्चुअली में जब चालक को आप देखिएगा तो ये हमारा चालक है, ये हमारा कंडक्टर है। और इस कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा चालक है मेरे भाई, इसको हम यहां पर क्या कहते हैं, तो ये हमारा यहां पर कंडक्टर की इसको हम बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, आगे जाइए। कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इसकी लंबाई ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर हम बात करते हैं वो ए होगा, तो रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, तो ρ × L में हमारा ए होगा। अब मामला मेरे भाई ये है कि जो कांस्टेंट होगा उसको काट देना है। ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, इसको काट दीजिएगा तो हमारे पास रिलेशन यहां पर रेजिस्टेंस का समानुपाती हमारा प्रतिरोधकता का निकल करके आ गया। तो मेरे भाई अगर हमारे पास में प्रतिरोध दे रखा है तो वही रेशियो, जस्ट यही रेशियो हमारा प्रतिरोधकता का भी हो जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि प्रतिरोध का रेशियो हमारा 1 में कितना है, तो कहेंगे 0.5 लिखा हुआ है, और यहां पर इसी का अनुपात यहां पर हमारा 0.25 लिखा हुआ है। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको 1 ही छोड़ दीजिए, अनुपात में इसको 1/2 लिख दीजिए, अनुपात में इसको 1/4 लिख दीजिए। मेरे भाई इसको अगर रेशियो में अगर हम लोग यहां पे करना चाहेंगे तो जो हमारा नीचे का एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 यहां एलसीएम, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हमारा यहां पर 4 होगा। 4 अनुपात ये 2 2 4 यानी कि 2 होगा, और ये 4 यानी कि ये अनुपात हमारा हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर प्रतिरोध हमारा जिस अनुपात में होगा तो उसी अनुपात में प्रतिरोधकता भी होगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। यानी अगर प्रतिरोध हमारा इस अनुपात में है तो प्रतिरोधकता भी इसी अनुपात में होगा। लेकिन क्वेश्चंस मेरे भाई इस रूप में दे रखा है, तो आपके मैथमेटिक्स थोड़ा भी अच्छा होगा तो आप परसेंटेज में निकालने के लिए आप ऐसे करते हो और कहोगे मेरे भाई 4:2 अनुपात आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं, और कार्बनिक यौगिक में जो कार्यात्मक समूह होता है जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से हम जानते हैं, जिसको मेरे भाई हम यहां पर फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं,
एक बात आप जान लीजिए, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए फंक्शनल ग्रुप हमारा अलग अलग होता है। जैसे कि आप जान लीजिए मेरे भाई, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम अल्कोहल की बात करते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर मेरे भाई यहां पर हम एच के इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है। याद रखेंगे मेरे भाई, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। और इसी तरीके से मान लेते हैं कि कहीं पर हमें इस तरीके से अगर दे दिया जाता है तो कहेंगे यहां पर अगर हमारा CH होता है तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाए। और अगर हम यहां पर बात करेंगे मेरे भाई तो C अगर डबल बॉन्ड O की बात कर लीजिए, C डबल बॉन्ड O की बात कर लीजिए, तो ये हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। तो आप मेरे भाई यहां पर देख रहे हैं कि अलग अलग कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप हमारे अलग अलग हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे भाई, हम कहते हैं वो किसको दिखाता है फंक्शनल ग्रुप, तो कहेंगे ये कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जो कार्यात्मक समूह होता है वो किसको निर्धारित करता है, तो एक लाइन में कहिएगा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सबका अपना अपना केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ने के बाद तुरंत आंसर आने चाहिए। कहता है कि किसी द्रव की बात करते हैं, उसमें आप पूर्णतः या आंशिक रूप से अगर किसी चीज को अगर डुबा देते हो तो किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले जो उत्प्लावन बल होते हैं वो हमारा कितना होगा, तो पिंड के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। ये मेरे भाई स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है कि जो हमारा बॉयंसी फोर्स उत्प्लावन बल होता है ये विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। ये हमारा विस्थापित द्रव का जो भार होगा उसके ये बराबर होता है, बराबर का साइन दिया हुआ है, इतना ही बॉयंसी फोर्स हमारा होता है। लेकिन ये जो कंसेप्ट दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ये आर्किमिडीज ने ये कंसेप्ट दिया है। एक लाइन में आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, आर्किमिडीज ने ये कंसेप्ट दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। लेकिन आर्किमिडीज का कहना है कि जब किसी द्रव या गैस में किसी ठोस को डुबाते हैं तो उसमें एक उत्प्लावन बल लगता है नीचे से द्रव या गैस के द्वारा और उसके भार में आभासी कमी कर देता है, उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो और उत्प्लावन बल कितना होगा, तो कहेंगे उत्प्लावन बल हमारा जितना विस्थापित करेगा द्रव को, जितना विस्थापित को वहां से, जैसे ये पानी में आप ग्लास में पानी भर लीजिए, पेन को जब डुबाइएगा तब पानी बाहर निकलेगा, लेकिन जितना पानी बाहर निकलेगा उसका अगर भार निकाल लेंगे तो वही विस्थापित द्रव का भार कहलाएगा और उसी के बराबर वो बल काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और बर्नौली के प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि जो बर्नौली हमारा होता है एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और पास्कल्स के नियम की अगर बात करते हैं तो इनका ये कहना है मेरे भाई कि किसी भी शांत द्रव की बात करते हैं, किसी भी शांत द्रव में शांत द्रव के किसी भी मॉलिक्यूल्स पर लगने वाले मेरे भाई इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमारे टोटल फोर्सेस होंगे और उस मॉलिक्यूल्स पर लगने वाले सभी फोर्सेस का मान 0 होगा। हम कहेंगे वो मॉलिक्यूल्स स्थिर होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में होगा और वह शांत जल के रूप में हम लोगों को दिखता है। और इसी पास्कल्स का इस्तेमाल कहां पे, तो कहेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई एकदम आसान है और आपको बोला गया कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हमारा संयोजन अभिक्रिया होती है। एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि जब कभी भी एडिशन रिएक्शन की बात करेगा, जब कभी भी आपसे यहां पर संयोजन अभिक्रिया की बात करता, समझ लेना एक ही उत्पाद बनते हैं उससे। एक ही उत्पाद कहने का मतलब है कि ए और बी अगर हमारा यहां पर रिएक्शन किया तो इससे एक ही उत्पाद बनेगा, इसमें दूसरा उत्पाद नहीं बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि कंप्लीट हमारा जो उत्पाद होगा वो एक सिंगल होगा, इसी को हम कहते हैं मेरे भाई यहां पर संयोजन अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के अगर आंसर करने होंगे संयोजन अभिक्रिया तो आप एक ही उत्पाद खोजिएगा। तीर हमारा यहां है, तीर हमारा यहां है, तीर हमारा यहां, तीर हमारा यहां है, तो मेरे भाई किसमें एक उत्पाद दिख रहा है, तो कहेंगे यहां पर एक ही उत्पाद दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां दो दो उत्पाद हो जाएगा तो ये नहीं होगा, यहां भी दो दो उत्पाद हो गया नहीं होगा, यहां भी दो दो उत्पाद हो गया नहीं होगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे तो हम सिंगल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट दिख रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर इतने सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते हो। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर, द्रव्यमान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान की बात कर रहा है, पृथ्वी की सतह पर अगर 60 केजी है तो बता दीजिए चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। मेरे भाई द्रव्यमान में अंतर नहीं आता है, भार में अंतर आ जाएगा लेकिन द्रव्यमान में अंतर नहीं आता है। पहले अगर 60 केजी है तो बाद में भी 60 केजी ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी लेके चला जाए, स्पेस या कहीं भी, हम कहेंगे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। भार में परिवर्तन इसलिए
जाता है, चूंकि भार बराबर mg होता है और g के मान में वहां परिवर्तन आता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रिया, मेरे भाई प्रतिवर्ती क्रिया जो हमारा देता है वो स्पाइनल कॉर्ड देता है, और स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं यही रिफ्लेक्सेशन देता है, और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व जुड़ा हुआ रहता है जिससे कि हमारे ब्रेन में सारा इंफॉर्मेशन पहुंचता है। अगर हमारे बॉडी में कहीं भी कुछ कटफट जाता है और अगर कोई चींटी भी काट लेता है तो हमारे ब्रेन में वो सिग्नल पहुंचता है और आपको दर्द होता है, वही स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल नर्व के माध्यम से होता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड हमारा होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और आपको ध्यान रखना कि वो रिफ्लेक्स एक्शन देता है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के देता है। और ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या करता है मेरे भाई, बीच मध्यस्थता करता है, यानी कि बीच में कनेक्शन का काम करता है। ये किसके किसके बीच में मेरे भाई, तो आवेग को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जो भी इंपल्स होते, चींटी काटा, वो जो इंपल्स है आपके ब्रेन तक पहुंचा और मस्तिष्क से मेरे भाई कहां, तो विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। हम कहेंगे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड करेगा। कौन करता है मेरे भाई, हम कहेंगे हमारा प्रतिवर्ती क्रिया जो कंट्रोल करता है या रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करते हैं वो कौन देता है, तो कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड देता है। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी राइट हो जाएगा। रिब की बात करते हैं, जो मेरे भाई पसली होता है उसको हम लोग रिब केज के नाम से जानते हैं। और हार्ट तो आपको पता ही है ब्लड की पंपिंग करने के लिए होता है, और मांसपेशी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, चल फिर पाते हैं। मसल्स जो हमारा होता है, ये सारी चीजें, और मसल्स में मेरे भाई मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला करेंगे कौन सा इसमें अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। मेरे भाई जो अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है, इसका मतलब वो कशेरुकी प्राणी की बात कर रहा है। तो हम कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वही कशेरुकी प्राणी होता है। और आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, एक लाइन में अगर हम यहां पर कशेरुकी प्राणी की अगर हम बात करते हैं, यदि हम कशेरुकी प्राणी की बात करते हैं, इसको हम लोग यहां पर कॉर्डेटा संघ के जीव कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या बात कहेंगे, इसको हम लोग कॉर्डेटा संघ के जीव कहते हैं। ये हमारा कॉर्डेटा संघ के जीव होते हैं। और जो कशेरुकी प्राणी होते हैं मेरे भाई, उसमें रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें रीढ़ की हड्डी होगी, और जो कशेरुकी नहीं होंगे उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। और ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें आपको ध्यान रखना है कशेरुकी में हमारे मछली वर्ग के सभी प्राणी होंगे, पक्षी वर्ग के मेरे भाई सभी प्राणी होंगे। आप ध्यान रखना यहां पर उभयचर, जितने भी उभयचर हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जितने भी स्तनधारी की हम बात करते हैं वो सभी शामिल होंगे। आप ध्यान रखना मेरे भाई, जितने भी सरीसृप की बात आती है, सभी सरीसृप की अगर हम बात करते हैं तो सभी के सभी सरीसृप हमारे शामिल होंगे। तो ये सब एग्जांपल्स हमारे इसमें शामिल है कशेरुकी में। तो आप बता दीजिए मेरे भाई कि जो सरीसृप है हमारा क्या, तो कहेंगे कशेरुकी है। इसका मतलब ये अकशेरुकी नहीं है, आंसर करेंगे डी ऑप्शन। लेकिन कीट की बात करते हैं, कीट हमारा ऑर्थोपोडा में आता है। ये किस में आएगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थोपोडा संघ का जीव होता है। ऑर्थोपोडा सबसे जीव जंतु का सबसे बड़ा फाइलम यही होता है। मोलस्का दूसरा हमारा सबसे बड़ा फाइलम होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन कीट हो गया मेरे भाई, ऑर्थोपोडा या मोलस्का की बात कर लेते हैं, या अरेक्नोइड की अगर बात कर लेते हैं तो मेरे भाई ये सब हमारा क्या होता है, कहेंगे ये सब हमारा यहां पर हम कहेंगे यहां पर अकशेरुकी प्राणी होता है। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसी प्राणी है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा अकशेरुकी प्राणी के अंतर्गत आता है। ये अकशेरुकी प्राणी होगा। और जो अकशेरुकी प्राणी होगा उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसमें रीढ़ की हड्डी मेरे भाई नहीं होगी, तो नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। और ये नॉन कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत हमारा आता है। तो कॉर्डेटा में आपसे सरीसृप या कॉर्डेटा के जो भी थे वो आपको एक समान लिख दिए मेरे भाई। यही 5 गो फाइलम है, इसको आप याद रखिएगा। आपके क्वेश्चंस हमेशा बनेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है मेरे भाई, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है वो 3/2 हमारा k × t होता है। यहां पर अगर देखिएगा मेरे भाई, तो 3/2 को अगर k को देखते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं यहां पर कांस्टेंट होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं वो समानुपाती हमारा यहां पर टेम्परेचर का हो जाता है। और इसी चीज को अगर और आप तोड़ते हो मेरे भाई, तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर हाफ mv² लिख देते हैं। तो ये हमारा हाफ mv² समानुपाती t हो गया। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि हाफ m यहां पर हमारा फिर से कांस्टेंट होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा ये समानुपाती टेम्परेचर का होगा। हम यहां से भी कह सकते हैं जो वेलोसिटी हमारा समानुपाती होगा वो √ टेम्परेचर t का हो जाएगा, क्योंकि इसी को जब तोड़ोगे तो ये निकल करके आता है। तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे गतिज ऊर्जा का रिलेशन पूछा कि गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती समानुपाती किसका होगा। तो गतिज ऊर्जा समानुपाती मेरे भाई तापमान का होगा। और इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता गति किसके समानुपाती है, तो कहेंगे गति जो है
हमारा टेम्परेचर के अंडर रूट का समानुपाती होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसमें अपेक्षाकृत उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है और परिपथ में धारा को कम करने के लिए। तो मेरे भाई धारा को कम करना अगर होगा तो प्रतिरोध ज्यादा चाहिए होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रतिरोध होनी चाहिए। अगर प्रतिरोध होगा तो धारा मेरे भाई कम हो जाता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो हमारा जो धारा है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोध मेरे भाई धारा पर निर्भर नहीं करता। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। धारा प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध ज्यादा धारा कम पास करेगा, प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा पास करेगा। तो मेरे भाई धारा जो है प्रतिरोध पर निर्भर करता है, लेकिन कभी भी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध धारा पर निर्भर नहीं करता है, और अलग अलग मटेरियल का प्रतिरोध अलग अलग होता है, जितने भी पदार्थ आप देखते हैं। अगला कहता है कि अगर हम आवर्त में कहते हैं तो तत्वों को, मेरे भाई एक चीज आप जान लीजिए कि अगर हम आवर्त सारणी की हम बात करने जा रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम यहां पर आवर्त सारणी की बात करते हैं। तो आवर्त सारणी हमारा कैसे सजा हुआ है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा हुआ, ये सभी लोग जानते होंगे। तो मेरे भाई बढ़ते हुए परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर हमारा पीरियोडिक टेबल से वजह सजा हुआ, इस बात को आप जानते होंगे। और मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर अगर हमारा ये सजा हुआ है तो ऐसे केस में क्या होगा, कहेंगे बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर अगर सजा हुआ है तो मेरे भाई हम कह सकते हैं यहां पर बाएं से अगर दाएं की ओर तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यानी कि आप कहेंगे आवेश बढ़ता है। मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं ऐसे केस में क्या कहेंगे, तो बाएं से दाएं जाने पर मेरे भाई आवेश यहां पर बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आवेश बढ़ता है। आप तो ऐसे भी कह सकते हो, दूसरी तरीके से भी आप कह सकते हो, अगर बाएं तरफ होगे तो मेरे भाई धातु की बात करते हैं और धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्लस होगा। लेकिन अगर आप राइट साइड जाते हो तो हमारे उपधातु होते हैं, अधातु होते हैं, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि बाएं से दाएं अगर जाओगे तो आवेश का मान बढ़ता है, और आपसे आवर्त में ही पूछा है मेरे भाई, ऐसा किसमें होगा, तो ये हमारा आवर्त में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आवर्त में होता है, किसी भी आवर्त में होता है। तो आप यहां पर देखेंगे मेरे भाई कि आवर्त में ही पूछा गया है कि तत्व के नाभिक में बढ़ते हुए आवेश होंगे मेरे भाई, आवर्त में बढ़ेगा बाएं से दाएं, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और अगर आवेश बढ़ता है मेरे भाई तो हम कहते हैं त्रिज्या घट जाती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, आवेश बढ़ेगा लेकिन त्रिज्या क्या होगा, ये त्रिज्या घट जाती है, त्रिज्या घटेगी, और जब त्रिज्या घटती है तो एटॉमिक साइज भी घट जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। त्रिज्या घटेगी तो कहेंगे जो एटम के साइज होंगे उनके एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो वो भी यहां पर घट जाता है। एक लाइन में कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि कार की बात करते हैं, ट्रक की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, सभी के टायरों में मेरे भाई ट्रेड बनाए जाते हैं। ट्रेड कहने का मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लेते हैं कि हमारा यहां पर टायर है, और इस टायर के अंतर्गत देखिएगा आप यहां पर इस तरह से गड्ढा करके बना दिया जाता है, और इस तरह से ये ग्रिप बनाया जाता है। और ये ग्रिप क्यों बनाते हैं मेरे भाई, तो ग्रिप हमारा फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, ताकि गाड़ी में अगर फ्रिक्शन मौजूद रहेगा तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगा, और हमारा तेज गति से गाड़ी हमारा अच्छे कंडीशंस में हमारा चलेगा। तो आप देखते हैं मेरे भाई सीधा सा बात है कि इसमें अगर टायर में अगर ट्रेड क्यों बनाते हैं, तो ट्रेड सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाते हैं, घर्षण को कम नहीं करता है, घर्षण को और बढ़ा देता है मेरे भाई। सीधा सीधा कहेंगे घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए हम लोग इस पर क्या करते हैं, तो इस तरह से गड्ढा टायर के ऊपर में देखते होंगे बना हुआ हमारा रहता है। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि मेरे भाई ऊपर की ओर, इसका मतलब सीधा ऊपर की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सबसे पहला चीज है मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, तो एक यहां पर ये बना लेते हैं, धरातल बना लेते हैं, और यहां से किसी चीज को अगर फेंका जाता है तो उसकी गति कितनी है, तो कहेंगे यहां पर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसको फेंका गया तो 6 सेकंड के बाद, यानी कि मान लेते हैं कि ये हमारा गेंद जो है 6 सेकंड के बाद मेरे भाई यहां पर टाइम इसको कितना लगा, यहां
यहां से यहां में, यहां से यहां जाने में इसको जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकंड लग रहा है। तो इस जगह पर कह रहा है कि बताइए यहां से लेकर के यहां तक में कितनी दूरी तय की होगी, ये हाइट आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बताइए मेरे भाई, आपके पास यहां पर विस्थापन की बात कही जा रही है और विस्थापन हमारा हाइट को ही कहेंगे। यहां पर हमारे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं हाइट कैलकुलेट करने के लिए। ग्रेविटी मेरे भाई नीचे काम कर रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, तो मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला काम करेगा और यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहां से मेरे भाई आपको प्रारंभिक वेग 40 दे रखा है, कितने समय के बाद, यानी कि 6 सेकंड की बात कर रहा है, तो 40 गुना 6 करेंगे, माइनस हाफ हो गया, जी का मान 10 मान लीजिए, और टाइम यहां से यहां कितना तो कहेंगे 6 सेकंड, 6 का स्क्वायर कितना तो कहेंगे 36 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिएगा तो ये आपका 240, 240 में से 36 बन जाए 180 हो जाएगा, और घटा दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई इसकी ऊंचाई 60 मीटर होगी। और इस क्वेश्चन के आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है मेरे भाई किसमें ऊर्ध्वपातन कर सकता है, कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो सबसे पहला चीज है मेरे भाई, अगर हम यहां पर अगर ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, तो ठोस जो होता है मेरे भाई ये डायरेक्ट हमारा किस रूप में बदल जाता है, ठोस हमारा डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है, बीच में द्रव की स्थिति पैदा नहीं होती है। एक बात एक लाइन में आपकी कहानी खत्म है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप जान लीजिए मेरे भाई, हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर में ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम यहां पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना ये सब एग्जांपल्स बहुत काम के हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखने को मिलेगा, नेफ्थलीन में देखने को मिलता है मेरे भाई, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, नेफ्थलीन भी हमारा होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर कहते हैं, NH4Cl की बात करते हैं, एक्सेट्रा, इन सभी में देखने को मिलता है हमारा डायरेक्ट यहां पर ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसेस अवस्था में चला जाता है, और ऐसे प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें से अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे, NH4Cl की बात करेंगे मेरे भाई, तो हमारे इसी क्वेश्चन के आंसर हमारे यही होंगे, और ये अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और इसी अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग क्या पढ़ते थे, NH4Cl कहते हैं, और इसी को हम लोग यहां पर नौसादर भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आपको इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज का जो डिस्कशन था वो आपका साइंस का यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए भाई, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और आराम से देखेंगे। तो सभी लोग का स्वागत है मेरे दोस्त। आवाज अगर क्लियर जा रहा है तो बताएंगे एक बार थोड़ा सा, यस या नो, क्लियर आवाज जा रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए पहले सवाल आपके स्क्रीन पे ये दे रखा है, बहुत बेहतरीन सवाल दे रखा है। कोई ट्रायंगल है आपका एबीसी, एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, और ये कह रहा है ए है, ये बी है, और ये आपका सी। तो ये दोनों भुजा आपका कह रहा है बराबर है, तो यहाँ पे ए बी सी ये आपका 72 डिग्री है, ये भी आपका, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्रॉसपोंडिंग भुजा अगर बराबर है उसके भी क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होंगे वो बराबर, मतलब ये 72 तो ये भी 72 होगा। तो यहाँ पे अगर इस एंगल की बात करें तो ये आपका, ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, 144 आपका हो जाएगा ये 36 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? अगले सवाल की बात करते हैं, cosec 30। cosec 30 की अगर बात करें तो cosec 30 होता है 2, ठीक है, और tan 45 1 ये आ गया। और यहां से अगर cot 60 की अगर बात करते हैं, cot 60 हो जाता है 1/√3, और tan 60 की अगर बात करते हैं तो tan 60 भी हो जाता है 1/√3। यहां से आ गया 1 और 1/√3, और 1/√3 हो जाएगा कितना, ये 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला सवाल कर रहा है किसी वर्गाकार की भूखंड का परिमाप, वर्गाकार भूखंड का परिमाप जो है इसका जो परिमाप होगा, तो ये हम जानते हैं इसकी भूखंड का परिमाप की अगर बात करें तो इसका आपका आ गया 4a। तो इसका जो परिमाप होगा 4a, इसका जो परिमाप होगा इसके आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर होगा। मतलब ये जो आयताकार आपका भूखंड है ये आपका 35 और ये 15 है, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो परिमाप होगा, इसका जो पेरीमीटर है इसके पेरीमीटर के बराबर है। इसका पेरीमीटर होता है 35 और 15 50। तो यहाँ से आपका आ गया 2 से कट गया, और ये आपका ए बराबर हो गया कितना, तो कह रहा वर्गाकार भूखंड का भुजा की लंबाई कितना होगा, तो ये आपका 25 आ गया,
आंसर बी द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, बी इसका सही आंसर आ गया। किसी को अगर कोई भी परेशानी अगर है तो बता सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। कह कि इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है, तो परिमाप इसका 4 है, इसका परिमाप ये, तो ए का मान निकल गया और ये आंसर आ गया। कभी भी अगर बात करें कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखने की बात करें तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है, वेरिएबल आपका 2 है, वेरिएबल आपका 2 है। जब एक इक्वेशन और वेरिएबल 2 दिया होता है तो ध्यान रखिएगा किसी एक को 0 मान सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन, तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन दिया तो एक ही इक्वेशन फाइंड आउट होगा, एक इक्वेशन आपका नहीं फाइंड आउट होगा, तो उसको आप 0 मान लो। y को 0 मान लिए तो x बराबर आपका कितना हो गया, y को 0 मानेंगे तो x बराबर आपका -2 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो एक इक्वेशन एक ही फाइंड आउट होगा, वेरिएबल एक नहीं होगा, तो y को 0 मान लिए। जैसे ही y को 0 माने ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। x का क्यू करेंगे तो -2 का क्यू करेंगे तो ये आपका आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव, ये भी आंसर हो गया 0। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, या अगर आपको ऐसे निकालना है बेसिक, तो आप क्या करना, x + 3y = 2 और बोथ साइड यहां से आप क्यूब कर लेना। आपका ये काम है क्यूबिंग करना, क्यूबिंग करना, बोथ साइड आपको क्या करना है, क्यूबिंग करना, और क्यूब करके इस वैल्यू को निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। मेरे भाई कोई दिक्कत यहां तक? अगले सवाल की बात करना। ये सवाल देखिए बहुत सारा बेहतरीन सवाल है और ये एक बार नहीं बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। कह रहा है कि यहां से ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। अब देखिए यहां से क्या बोला कि ट्रेन ए से 3 बजे पीएम के लिए प्रस्थान होती है, कहां, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बी की ओर। यहां से एक ट्रेन ए निकलती है, एक ट्रेन ए निकलती है यहां से, और ये निकलती है आपका 50 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे जो निकलती है वो 3 बजे निकलती है। लेकिन ये कह रहा है कि बी से एक ट्रेन निकलती है और वो आपका 3:30 PM में निकलती है, ये आपका 3 PM में निकलती है। अब ये 3:30 PM में यहां से निकलती है और इसका चाल दे रखा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। एक बात समझिएगा, एक ही टाइम में जब निकलता है, इसका कहने का मतलब ये आपका 3:30 बजे निकला और ये 3 बजे निकला है, तो सापेक्षिक चाल नहीं लगेगा। सापेक्षिक चाल कब लगेगा, जब ये रिलेटिव स्पीड तभी लगेगा जब ये रिलेटिव स्पीड एक अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है, तो रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो चाल आपका जुटेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चाल घटेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इसकी चाल रिलेटिव स्पीड कब लगेगा, जब ये टाइम और ये टाइम सेम टाइम से खुले। ये 3 बजे से खुल रहा है तो ये भी 3 बजे से खुलना चाहिए, ये 3:30 बजे से खुल रहा है तो ये भी 3:30 बजे से खुलना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, इस 3:30 बजे से खुला है तो इसको भी 3:30 बजा देते हैं, इसको भी 3:30 बजा देते हैं, मतलब इसको यहां तक चला देते हैं, तभी तो सापेक्षिक चाल लगेगा, तभी तो सापेक्षिक चाल लगेगा। यहां पे हम 3:30 तक इसको चला देते हैं। 3:30 तक अगर चलाने की बात करेंगे तो 50 किलोमीटर पर घंटा आधा घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 25 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, क्योंकि 3 से 3:30 आधा घंटा में 50 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, तो आधा घंटा में इतना दूरी तय कर लेगा। अब एक बात समझिए, अब यहां से आपसे एक सवाल आएगा, आपसे एक चीज आएगा कि यहाँ पे अब आ गया ये, यहां से आ गया ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब इस डिस्टेंस को, ये भी 3:30 बजे से यहाँ खुल रहा है, ये भी 3:30 बजे से खुल रहा है, तो यहाँ पे मिलने का जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा, मिलने का टाइमिंग जो होगा, मिलने का जो समय होगा यहाँ पे। अब यहाँ से ये 3:30 बजे यहाँ से चला और यहाँ से 3:30 बजे, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, छूट जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये 50 है, ये 60 है, तो 110 किलोमीटर पर आवर होगा। देखते होंगे जब ट्रेन पे आप चलते होंगे, जब ट्रेन के आप जिस ट्रेन पे बैठे होते हैं, कोई अपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई ट्रेन आता है, देखते हैं बहुत इस लगता है कि ट्रेन दुगना स्पीड से चल रहा है, तो क्या होता है उस स्थिति में ट्रेन की चाल जुट जाती है। तो अब एक बात समझिएगा, डिस्टेंस यहाँ 25 चल गया, तो ये डिस्टेंस अब कितना बचा, तो ये डिस्टेंस अब 50 चला, 550 हुआ और रिलेटिव स्पीड इसी दूरी को दोनों मिलकर तय कर रहा है, तो यहां से आ गया 5 घंटा। तो यहां बोला कि ए द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो एक द्वारा दूरी तय किया है कितना, 25, और ये 5 घंटा, मतलब यहां से 5 घंटे के बाद, यहां से 5 घंटे बाद मिला है, ये भी 5 घंटे, ये भी 5 घंटे, तो ए कितना दूरी तय किया इसकी बात कर रहा है। तो ए यहां से 5 घंटे की बात करेंगे तो 5 × 5 = 25,
50 गुणा 5 करेंगे, 5 पचे 25, मतलब 275 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दूरी तय करेगा। मतलब सॉरी, ये 275 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ए पहले यहां से यहां चलाएं, ए को यहां से यहां चलाएं तो ये 25 किलोमीटर, फिर यहां से 3.5 दोनों एक ही टाइम में आप खुलना स्टार्ट हुआ, रिलेटिव स्पीड लगेगा तो 5 घंटा, मतलब ये जो दूरी आपका तय किया है ये आपका 50 गुना 5 करेगा। ठीक है, यहां पे कह रहा कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर दे रखा है आपका 42, अब कह रहा है यहां से लघुत्तम समवर्तक अगर दे रखा है, लघुत्तम समवर्तक की अगर बात किया गया है, लघुत्तम समवर्तक देखिए यहां से अगर एचसीएफ दे रखा है, ध्यान रखिएगा, एचसीएफ अगर 7 दे रखा है, एचसीएफ 7 दे रखा है तो दो संख्या आपका 7x और 7y होगा। 7x 7y होगा। हम दूसरा तरीका सोच रहे थे लेकिन वहां पे लागू नहीं होगा, लागू होगा लेकिन उसमें समय लग जाएगा। तो 7x जब भी एचसीएफ अगर h दिया होता है तो हम उसको 7x 7y मानते, दो संख्या निकल गया। अब ये दोनों संख्या का अंतर दे रखा है, यहां से दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 7x और 7y इक्वल टू 42, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 6। अब यहां से एक बात समझिएगा, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो संख्या निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो 7 से 7 कट गया, अगर हम 7 से इसको कटाते हैं तो 7 से अगर इसको कटाते हैं तो 7 दूनी 14, और यहां पे अगर बात करें तो 32 आ गया, 7 चौक 28, 28 और 7 से 29, मतलब यहां से एक्स वाई का जो गुणांक है वो आपका इतना आ गया। अब इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जो कि अंतर आपका क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो अंतर 6 आ जाए, इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहां से अगर बात करें 19 गुना, देखिएगा ये 19 गुना 13 हो जाए, 19 गुना 13 करेंगे तो ये आ जाएगा, एक फैक्टर 19 और एक फैक्टर 13, ये दोनों का अंतर देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहां से निकालना है संख्या कितना होगा, तो संख्या यहां से अगर निकालना है, लेकिन यहाँ संख्या का क्या निकालना है, योगफल निकालना है, योग निकालना है। तो संख्या आप क्या माने हुए हैं, 7x प्लस वाई, तो 7x प्लस वाई माने हुए हैं 7, x की अगर बात करें तो यहाँ पे x की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 7x प्लस वाई माने तो एक्स वाई का x प्लस वाई 19 प्लस 13, यहां से 7 गुना 9 3 12 और ये 32, तो 7 दूनी 14, 7 21 और ये आपका 22, ये आ जाएगा आंसर 224 आ जाएगा। 224 इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई, 224 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। कि एक काम का 2/3 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, तो इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे तो ये 5 आ गया, 5 या 15, मतलब पूरा भाग काम करने की अगर बात की जाए तो 15 डेज में कर भी उसी काम का 4/5 भाग कर रहा है, तो इसको पूरा दिन कितना लगेगा पूरा काम करने में, तो ये आपको बी को लगेगा कितना, 10 डेज लगेगा। बी को कितना डेज लगेगा, 10 डेज लगेगा। अब यहां से एक बात करते हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं तो 15 10 30 हो जाएगा, 15 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 10 या 30, ये इसका सही उत्तर ये आ जाएगा, आपका इफिशिएंसी आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। अगर क्षमता की बात करेंगे, इस बात समझिए, यहाँ पे क्षमता आ गया 2 और 3, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 आ गया। अब देखिए क्या करें, वे एक साथ मिलकर काम करता है 5 दिन में, तो 5 दिन इसको कम करवा दो, मतलब कौन कौन मिलकर कर रहा है, ए प्लस बी 5 दिन तक काम किया, ए की क्षमता 2 और 3, 3 2 5, 5 5 25 काम कर लिया, तो अब बचा काम कितना, 5। अब यही काम जो बचा हुआ है, यही रिमेनिंग वर्क है, और यही काम जो करेगा वो कौन करेगा, सी करेगा, और सी कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। इसका मतलब सी करेगा, सी के लिए है तो सी कितना दिन में करेगा, सी के लिए तो 6 दिन में इतना काम को कंप्लीट करेगा। तो सी की क्षमता अगर निकालने की बात करें कि सी की क्षमता कितना है, तो 5 दिन में 5 काम 6 दिन में कर रहा है, एक काम कितना में 5/6 यूनिट काम हो जाएगा। तो निकालना क्या है कि सी अकेले इस काम का 75%,
तो इसका 75% अगर काम की बात करें तो ये काम को सी अकेले करेगा 5/6 दिन में। यहां से 6 नीचे चल जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा कि नहीं? तो यहां से इसका सॉल्यूशन कर देना, ये खत्म। तो यहां से आ जाएगा 15×5 = 75, यह आपका 3 दूनी, तो 15×3 = 45, 45 आप ही गड़बड़ किए देख लो ना, करें 75% हिस्सा, तो 75 आपका निकालेंगे 6, हमको 5, एक मिनट रुकिए फिर से हम कर दे। तो 30 काम था, इसका 75% मतलब 25×3 = 75, 25×4 = 100 काम करेगा। अब यही काम को कह रहा है, यही काम को सी करेगा और सी एक दिन में 5/6 काम कर रहा है। तो 5/6 काम कर रहा है तो इसका मतलब 6 ऊपर चला गया, 6 ऊपर चला गया। यहां से कट कर सकते हैं 2 और ये आपका 3। देखिए ये आप काम कट कर सकते हैं 15 और ये कट कर सकते हैं 3। तो 3×3 = 9×9 = 27, मतलब 27 डेज में ये काम को कंप्लीट करेगा। 27 डेज में इस काम को कंप्लीट, ठीक है, 27 डेज में इस काम को कंप्लीट करेगा। एक चीज आप देख लीजिए, ठीक है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही कर सकते हैं कि ए बी यहाँ पे ये निकाल दिए, इतना 25 काम किया, 5 काम, 6 दिन में काम किया तो 5/6, 5/6 मतलब इसका 75%। तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं, कैलकुलेशन उतना कर नहीं, लिखने की उतना जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति एक नौका धारा की दिशा में जाता है, धारा भी इधर है, नौका भी इधर है, धारा की दिशा में जाएगा तो चाल झुक जाता है और इसी को मानते हैं x + y 9 km/h। ये आपका क्या है? ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। जब अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन इसमें धारा में क्या होता है, ये घट जाता है। तो ये आपका दे रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में 7 km/घंटे की रफ्तार से गया। निकालना यहाँ किसका है मेरे भाई? निकालना है आपको धारा की चाल। तो हम माने हैं इसको y को धारा की चाल को मानते हैं, धारा की चाल y को माने हुए। तो धारा की चाल को y माने हुए, तो यहां से आप समझिएगा ये आपका खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और यहाँ आ गया 2y और यहां से घटेगा 2। तो y का मान आ गया कितना? 1 km/h। ये बेहतरीन सवाल था, बहुत अच्छा था और क्वेश्चन का नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आ गया मेरे ए, ऑप्शन 1 km/h। ठीक है, करा की पाइप एबीसी एक टैंक को 10, 15, 18 घंटे में भर सकते। देखिएगा ए और बी और सी 3 पाइप है और एक पाइप है 10 घंटा में किसी टैंक को भर सकता है 15 घंटा, और ये आपके 18 घंटे किसी टैंक को भर सकते हैं। सबसे पहला काम आपका यहाँ पे है, ये आपका 90 हो गया टोटल वर्क, और ये 90 जब टोटल वर्क हुआ तो ये आपका 9 यूनिट आपका इसकी इफिशियंसी आ गया। 15×6 = 90, 18×5 = 90 इफिशियंसी आ। अब देखो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ तक तो काम कर दिए। अब कह रहा है ए और सी 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और सी 5 घंटे के लिए अगर खोला जाता है तो इस बात को समझिएगा, ए और सी 5 घंटे के लिए खोला जाता है तो पहले हम 5 घंटे के बाद, उसके बाद केवल बी को केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस बात को समझिएगा, 5 घंटा एक साथ खुला था और एक साथ इसको मानते हैं कि 5 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना काम कर लिया होगा। तो कितना काम कर लिया होगा, तो और ये इसका 9 5 14 25 70 काम कर लिया होगा। 14 25 70 काम कर लिया होगा, तो बचा काम कितना है, ये 20 काम। और ये रिमेनिंग जो काम वर्क बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है, यह काम क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस बात को समझिएगा। यहां तो इसमें 5 घंटे के बाद बी को ए को बंद कर दिया। अब सी के साथ कौन काम करेगा, बी और सी दोनों मिल जाएगा। बी और सी दोनों मिलकर इस काम को करेगा, दोनों मिलकर इस काम को करेगा, और दोनों मिलकर इस काम को करेगा तो 20 काम बचा हुआ। तो दोनों मिलकर इस काम को बचे करेगा तो टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना मिलेगा, तो टाइम ऑफ बी प्लस सी लेगा, ये बचा हुआ है 20 मिनट। ये दोनों मिलकर काम करता है 6 5 11, 1 घंटे में 11 यूनिट। यहां से आगे आपका इतना। तो यहां पे आपको लगा है कि ये निकालना है कि इस टैंक को भरने में टोटल टाइम कितना लगा है। तो पहले आपका देख रहे हैं कि पहले कितना घंटा लगा है, 5 घंटा लगा, पहले बोला है ना 5 घंटा लगा है। तो
5 और ये अभी कितना लगा, ये इतना लगा, तो 5 दूनी 7, सॉरी यहाँ पे 1 ना होगा, 1 होगा, यहाँ 1 9/11 ये आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक हम लोग देख पाए और समझ पाए इसका, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें कि 37, देखो 37 संख्याओं का औसत 49 है, तो 37 संख्याओं का 49 है, ठीक है। तो जब 37 संख्याओं का 49 है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 37 संख्या का 49 है, तो ये गुना होकर के टोटल अगर इसको गुना करेंगे ये 1813 है। कर इसमें से 21 संख्याओं का औसत, कह रहा है यहाँ पे 21 संख्याओं का जो औसत है, तो 21 संख्याओं का औसत कह रखा है यहाँ पे 43.8 है, और इसको जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, इतना आ गया, ये इतना, ठीक है मेरे भाई, ये इतना आ गया। अब क्या कह रहा है इस बात को समझिएगा, कह रहा है इस अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 17 संख्याओं का औसत दे रखा है 55.6, यहां से इसका जब गुणा करेंगे इतना आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, यहां से एक बात समझिएगा, संख्या आपका 37 था, संख्या आपका 37 था, और 21 और 7, 7 एक 38 संख्या ये दिया हुआ, इसका मतलब एक संख्या इधर फर्स्ट से लेने में और लास्ट से लेने में एक संख्या ओवरलैप किया होगा, एक संख्या ओवरलैप किया होगा। तो इसको जब जोड़ते हैं, इसको जब जोड़ते हैं तो 8 10, 8 2 10, 0 0 हो गया, 9 5 14, 14 1 15 का 5, 4 1 5 1 6 हो गया, 9 9 18, ये आ गया 65। तो 1865 ये 38 संख्याओं का आ गया, 38 संख्याओं का आ गया, मतलब एक संख्या यहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा, एक संख्या ओवरलैप कर रहा होगा, और वो ओवरलैप जो कर रहा होगा, ओवरलैप के बारे में यहाँ दे रखा होगा, 21वीं संख्या ओवरलैप कर रहा होगा। तो 21वीं संख्या जो ओवरलैप कर रहा है, तो यहां से हम इसको घटा देंगे, 1865 में से 1813 घटा, तो 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, ये 52 हो गया। अब ये 21वीं संख्या 52 हो गया, तो कह रहा है इस संख्या को हटा दिया गया, इस संख्या को जब हटा दिया गया, टोटल 37 संख्याओं का अगर गुणनफल की बात करें तो ये आ गया, टोटल संख्याओं का योगफल इतना आ गया। अब ये टोटल संख्या आ गया, ये कितना 37 संख्याओं में आ गया, तो एक संख्या यहाँ पे 21वीं संख्या को हटा दिया, तो बताइएगा 1 से लेकर 37 संख्या का योगफल इतना आ गया, एक संख्या 21वीं हटा दिया, तो अब संख्या बचा कितना, 36 बचा, ये कितना बचा, 36 बचा, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 48.9 इज द राइट आंसर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई, 48.9 इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन, आपका काम है, ये खुद कर लेना, ठीक है। करे कि एक खंबा है, एक खंबा है 9 मीटर का, और इसकी छाया, एक खंबा का जो छाया है आपका इस पे पड़ा है, और ये जब छाया देखा गया, खंबा इसका छाया देखा गया, और वहां से इसके शीर्ष और इसके शीर्ष, छाया के शीर्ष को मिलाया, एंगल थीटा बनाया, तो यही थीटा बराबर क्या हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है पी, पी क्या है, ये 90 डिग्री है, तो पी आपका 9, और ये 3 3 से 3 बार में कट गया, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और ये √3, तो ये √3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया। तो tan थीटा बराबर आ गया √3, तो थीटा बराबर आपका क्या होना चाहिए, इस एंगल का मान √3 होगा, तो 60 डिग्री का मान, पर ऑप्शन बी राइट आंसर, बी इसका सही आंसर। ठीक है मेरे भाई, बहुत। अब देखिए यहां से सुनिएगा, किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। ये जो 4800 है, ये एक साधारण ब्याज है, 4800 साधारण ब्याज है। हम लोग के अनुसार जो एसआई निकलता है वो RT% होता है, RT% मतलब 12T 96, मतलब ये आपका जो है वो 96% के बराबर है। तो आपको मूलधन निकालना है तो 100% का मान निकालना है, तो यहां से आ गया 4800
बटा 96 गुणा 100। ये ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना है मूलधन, तो मूलधन 100%, तो ये आपका आ गया कितना, 5000 आ गया। देख लीजिएगा, ये 2 बार में कटा और ये कट जाएगा। ठीक है? तो 5000 में तो मतलब ये आपका जो कटेगा ये 50 बार में कटेगा, तो यहाँ 5000 आ गया। ये क्या आया, मूलधन आया, मूलधन आया। अब बात को समझिएगा, अब देखो यहाँ क्या बोला गया। अब कह रहा है कि यही मूलधन पर रेट आपका 10% है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से 3 वर्ष पर संयोजित हो रहा है। तो अगर ये 5000 दे रखा है तो इस पे 1 साल का अमाउंट लगेगा 11, 10% है, 10% को आप लिख सकते हैं 1/10, 10 था, एक ब्याज लगा 11/10। ये 3 साल का है तो 11/10 और 11/10 ये आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे 131, 5 गए 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, अब 5 इकाई 5, 5 1, इतना आ गया। तो यहां से ये आ गया आपका अमाउंट, और यहां पे मूलधन आपका दे रखा है कितना, 5000 मूलधन दे रखा है। तो यहां से आपका CI निकल जाएगा कितना, 1655 का सही आंसर ये आ गया। ठीक है, 1655 इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो निकल गया है, ये अमाउंट निकला, 11 कर दिए, तो ये अमाउंट निकल आया, ये आपका अमाउंट निकल आया। और अमाउंट में जब प्रिंसिपल को घटाएंगे CI निकल आएगा, CI आपका 1655। ठीक है, बहुत आसान सवाल। ये भी सवाल आप देखिएगा, थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल को समझने के लिए हम इसको 2 तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और दोनों तरीकों को यूज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरे तरीका से हम समझाने। अगर यहाँ पे बेसिक अगर इसको निकालने की बात करें, देखिएगा, मान लीजिए फल विक्रेता के पास कुछ ग्राहक अपने पास मौजूद कुल संतरे में से, तो मान लेते हैं कुल संतरा आपका X था, इसका 45% और एक संतरा बेचता है। अगर एक बात बताइएगा, 45% और एक संतरा बेचता है, तो एक बात समझिएगा कि यहां से अगर 45% वो बेच दिया तो बचा इसके पास कितना, बचा इसके पास 55%, और एक बेचता अगर वो एक बेच दिया भी होता तो यहाँ पे माइनस कर देते, इसमें जो 55% बचा उसमें से एक बेच दिया, तो ये आ गया आपका शेष। फिर बोला है कि वो शेष संतरे को 20% वो बेच दिया तो बचा कितना, 80%, और 80% ये बचा, कह रहा है 2 संतरा और दूसरे ग्राहक को दे देता है, तो -2 कर दो, जितना बचा उसमें से 2 और दे दिया, तो ये आ गया। फिर बोला है कि इसमें पे 90% तीसरे आदमी को दे देता है, तो बचा इसके पास कितना, 10%, और 10% बचा, और यहाँ पे 10% बचा, लेकिन यहाँ कर उसके पास अभी भी 5 संतरे बचा। इस आदमी के पास अब इतना संतरे बचा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 5 संतरे, तो ये इसका आ जाएगा, x का मान सॉल्व करेंगे तो। लेकिन आप देखिएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम शॉर्टकट समझा पाए तो ठीक है, नहीं तो ये कौन सी, यही देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है पहले, लेकिन यहां से आपको पीछे से बैक से चलना है, क्योंकि यहाँ बैक से कंफर्म वैल्यू दिया हुआ है। देखो यहाँ से इस चीज को यहां तक पहले देखिएगा, यहां से यहां तक करा कि फिर वो बचे हुए संतरे का 90% संतरे तीसरे को ग्राहक को बेचता है, और उसके पास अभी भी 5 संतरे। जब वो 90% दे देता है तो उसके पास 5 संतरे बचता है। देखिए सुनिएगा, अगर 90% मेरे पास अभी संतरा इतना कुछ है, 90% हम बेच दिए तो मेरे पास 5 संतरे बचा। इसका कहने का मतलब ये जो 5 संतरा है ये 10% के बराबर है, ये 10% के बराबर है, गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 90% दे दिया तो बचा 10%, हम लोग के अनुसार मेरे पास 10%, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 5 बचा है, तो यहाँ पे 100% निकाल देंगे, तो इसके पास 50 संतरे हो जाएगा। इसका मतलब यहां तक में इसके पास 50 संतरे, यहां तक में कितना संतरे थे, 50 संतरे थे। लेकिन अब देखो फिर से एक बार करा, यहां तक में मेरे पास 50 संतरे थे, टोटल करने के बाद यहाँ 50 संतरे हैं। अब देखिए यहां से पीछे जाते हैं, यहां से यहां तक देखते हैं, फिर वो शेष संतरे का 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को दे देता है। अब ये दूसरे ग्राहक को अगर नहीं दिया होता तो इसके पास बचता कितना, नहीं दिया होता तो इसके पास बचता कितना, 2 और बचता 52, मतलब यहां से 52 बचता। अब ये 52 जो है, ये जो 52 है किसका, ये जो 20% बचा है तो 80% के बराबर है ये 52 जो है 20% तो वो बेच दिया, इसके पास 80% बचा है, मतलब ये जो मान है 80% के बराबर है। तो 100% का मान है कितना, 52/80
गुना 0 0 कट गया, ये 5 कट गया और ये 4 13 और 13 पचे ये आ गया 65। अभी जो 65 है, अब यहां से आगे देखो, ये 65 है, ये 45% का और बेचने के बाद एक संतरा बचता है, तो एक संतरा बेचता है, एक संतरा और बेचता है। एक संतरा अगर नहीं बेचा होता तो इसके पास एक और बचता है, मतलब 66। और ये 66 किसके बराबर है? 45% बेच दिया तो बचा 55% गुना 100, ये हो जाएगा। तो 11 छक 66, 11 पचे और ये कट गया आपका कितना? 20, तो ये आ गया 120। आप ऐसे निकाल सकते थे, ऐसे निकाल सकते थे, डायरेक्ट आंसर का कैलकुलेशन आ जाता कितना? 120 इज द राइट आंसर। इसका 20 आंसर हो जाएगा। या तो आपका बेसिक तरीका आप ऐसे देख रहे हो, ये वाला समझ लो, या इस चीज को आप देख लो। मेरे भाई कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा है यहां से, यहां क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। यहां गुरुवार और शनिवार और रविवार मॉल ए, तो मॉल ए में और उसी दिन मॉल बी में, तो गुरुवार ये वाला, शनिवार ये वाला और रविवार। मॉल ए की बात किए तो 460 और शनिवार की बात करें तो यहां पे 1280 और रविवार की बात करें तो 1500। तो 1500 और 1200 ये 2700, 2700 और 2700 और यहां से हम 40 दे दिए तो ये 500, 2700 और 500 तो ये आ गया आपका 3200। मॉल ए में 3240 हो जाए। फिर बोला क्या है, उसी दिन इसी 3 दिनों में मॉल मिलाकर मॉल बी में आने वाले लोगों की कुल संख्या कितना है? तो बी वाला देखो 750, 750, 1100, 1800, 1800 और ये 1400, 18 1400 ये आ गया कितना? 3200 आ गया। ये कट गया, ये कट गया। 4 से कटाएंगे तो ये 81 आ गया और 4 से कटाएंगे तो ये 80 आ गया। तो मॉल ए में और मॉल बी में रेशियो इतना होगा। कब? गुरुवार शनिवार रविवार मिला के ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन। इन सवाल थे और हम लोग, ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला काम भागा का होता है, तो भागा का काम करें 5 चौक 20 और 20। देखो यहीं पे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये ब्रैकेट का पहले सॉल्यूशन, फिर इसका सॉल्यूशन, फिर सबका सॉल्यूशन। पहले यहां से यहां तक का सॉल्यूशन, 5 चौक 20 और यहां पे 21/4। पहले भागा का काम होगा, तो भागा का काम होगा तो गुना 3 दूनी 6 1 7, 7/2 गुना में जब चेंज करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। और फिर गुना में यहां पे आपका 5/12 है। 7 या 21, 2 से 2 बार और ये कट गया आपका 4 बार। तो यहां से आ गया 5/कितना, ये पूरे का मान आ गया 5/8। पूरे का मान नहीं आया, ये आपका इसका 5/8 आया, इधर दिया हुआ -3/कितना। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और बटा, ये आ गया 7/, ये पूरा का काम आ गया आपका 7/16। ठीक है, ये पूरे का सॉल्यूशन आ गया 7/16। अब मेरा काम रहा इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। पहले भागा के पहले का काम होता है, तो 5/16 चौक 10, इसको गुना करें 6 या 18 2। अब यहां से अगर करते हैं तो ये आपका 10 और ये आपका आ गया, तो ये 50/7 या 21 आया। और यहां पे भागा है 7 या 21, 4 25 और 25/7। अब जब भागा दिया हुआ है तो ये आपका पलट जाता है 25 दूनी और ये आपका 3। मतलब ये यहां का काम देखने की बात करें तो यहां पे 7/16 आया और इसका अगर बात करें तो ये आपका भागा आ गया 3/कितना 2। फिर का आ गया, का मतलब दिया है 3 इकाई 3 1 4/3। का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब गुना होता है। तो पहले काम करते हैं, ये 3 से कट गया, ये आपका 2 से, तो 7/16 और ये गुणा में चेंज करेंगे 1/2 आएगा, तो 7/32 आ गया इसका सही आंसर, ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी क्या करना कि एक एक टर्म को चेंज करना, एक एक टर्म को सॉल्व करना है ना। पूरी सॉल्व करने की मत कोशिश करना। पहले इसको सॉल्व किए 7/16 निकाले, इसको सॉल्व किए तो यहां पे आपका
3/2 निकाल, फिर इसको सॉल्व किए, यहाँ पे रख दिया और ये सॉल्व कर पाए और आंसर आ गया। ठीक है, करा कि यहाँ पे 9 अंकों वाली संख्या है 4 8 5 x 3 6 7 8 y। करा कि ये 72 से डिविजिबल है। जब ये 72 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 और इसका 9 से डिविजिबल होगा, और 8 और 9 से जब ये डिविजिबल होगा इसका मतलब 8 का नियम होता है कि लास्ट के 3 डिजिट आप 8 से कटेगा, तो 8 72 6 64, मतलब ये 4 का ये आपका इसका मान आ गया 4। अरे 8 नंबर 72 बचा 6 में क्या रख दें यहाँ पे, तो 64 कटेगा 8 से, तो यहाँ 4 रख दिए। अब 9 से देखना है, यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ देखो x का सबसे छोटे मान के लिए, x का छोटे मान मतलब x का जो छोटा से छोटा मान होगा वही लेना है। तो हमको देखना है 9 से कटेगा, तो 9 से कटने का मतलब क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखो यहाँ से 5 4 9 खत्म कर दिए, 6 3 9 खत्म कर दिए, 8 7 15, देखो यहाँ से 8 7 15, 15 और 4 19 खत्म हो गया, तो एक बचा, 1 और 8 9, तो 8 9 भी, 1 और ये भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बचा, पूरी तरह से सब 9 कट गया। तो x का मान 0 रखें या 9 रखें, लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे छोटा मान, तो ये आपका यहाँ 0 और 9 दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा मान बोला है, तो छोटा मान आपका कौन होगा, छोटा मान आपका 0 होगा। छोटा मान 0 होगा, अगर बड़ा मान बोलता तो 9 लेते हैं। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, 2y, y का मान देखो कितना है 4, आ गया, ठीक है, ये आ गया। क्लियर है यहां तक। यहां करें 11 भुजाओं वाले बहुभुज में 11 भुजा वाले बहुभुज है, शीर्षों को जोड़कर कितने गैर अतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग त्रिभुज बना सकते हैं। कोई ओवरलैप नहीं करे। इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि 11 आपका साइड है, इस तरीके से रखा है साइड, अब ये 3 को मिलाकर एक त्रिभुज बनाना है, फिर ये तीनों मिलाकर एक त्रिभुज बनाए, फिर ये दोनों मिलाकर एक त्रिभुज बनाए। इस तरीके से कितने त्रिभुज बनाए जाएंगे ये चीज बता रखा है। तो यहाँ पे त्रिभुज की जो संख्या होगी, देखिएगा इस तरह से अगर बोले कि त्रिभुज कितनी बनेगी, तो त्रिभुज की जो संख्या होगी आपको यहाँ पे ये लिखना है n-2 कर देंगे। यही फॉर्मूला होता है कि अगर भुजाओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसमें ये रखना है कि बिना ओवरलैप किए हुए कितने त्रिभुज बनाएंगे, तो n-2 करेंगे। n का मान 11, ये ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब करा कि समीकरण 5x स्क्वायर और 3x - 4 = 0 है। इसके मूलों का व्युत्क्रम मूलों का समीकरण निकालना है। तो यहां पे मान लेते हैं कि मूल आपका इसका अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करेंगे तो ये -b/a होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3/5 होगा। अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो -4/5 होगा। ये आपका -b/ और ये c/a होता है। अब कह रहा है कि वैसे इक्वेशन निकालना है जिसका रूट कह रहा है ये उल्टा है, इसका रूट आपका इनवर्स, ठीक है, इसका रूट इनवर्स है। मतलब यहां से कह देंगे x² प्लस 1/α प्लस 1/β प्लस ठीक है, यहां हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो यहां पे इसको सॉल्व करना है और इसको बताना है। यहां से अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करना है देखिएगा यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 1/α, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रम बोला तो व्युत्क्रम यही हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान देखें 3/5 आया, और अल्फा इंटू माइनस ये आ गया, 5 से 5 कट गया, मतलब -3। अगर यहां से हम सॉल्व करें अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा -4/5, ये आ गया 5/4 आ जाएगा माइनस में। तो पुट कर देंगे x², इसका वैल्यू देखने को मिला कि माइनस माइनस यहाँ पे 3/4 x आएगा, और इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया कितना
बटा में, मतलब ये आ गया बटा में -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से देखने को मिला कि 4 इधर आ गया, तो ये आपका 4x² और ये माइनस माइनस प्लस 3x और ये आपका आ गया 5 0। ये एक इक्वेशन बना और आंसर डी आ गया, आंसर डी आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया भाई? डी आ गया, राइट आंसर। ठीक है, पहले अल्फा और बीटा था, आप कह रहे हो वैसे इक्वेशन निकालना जिसका इनवर्स है, रूट आपका इनवर्स है 1/अल्फा 1/, ठीक है, ये इक्वेशन निकालना, ये इक्वेशन आउट यहां पे निकालना है कि 4। अब देखिए अगर कोई भी पावर पे, यहां से बात समझिएगा, ए पर पावर अगर ए पर सॉरी रेकरिंग दिया हुआ है तो ए बटा क्या लिखेंगे? 9 लिखते हैं। अगर यहाँ पे ए बी का रेकरिंग दिया होगा तो यहाँ क्या लिखते हैं? ए बी बटा, तो यहां से भी आपको लिखना पड़ेगा, ये दिया हुआ है आपका 142 पर दिया हुआ है तो ये 4, और इसका अगर रेकरिंग निकालते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा? 999। और इसको जब सॉल्व करेंगे गुणा करके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया कितना? ये सॉल्व कर लेना तो ऑप्शन नंबर, इसको गुणा करके इसको जोड़ देंगे, ये आंसर। ठीक है, ये पूर्णांक में रख लो या प्लस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस में भी रख सकते हैं, पूर्णांक में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इसका वैल्यू इतना और ये प्लस में सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अगर एक पासा को 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, लेकिन कम से कम बोला है 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? अगर एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, एक पासा को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल इवेंट आपका हो जाएगा कितना? 4। अब यहां कह रहा है कि दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। देखिए क्या क्या पासा आ सकता है, एक 4 और 6 आ सकता है, 6 4 10, फिर 6 और 4 आ जाए, फिर क्या आ सकता है? 5 और 5 आ जाए, यही एक आ सकता है। अब कह रहा है इसका योगफल 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे योगफल सब में 10 आ रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा कि 2 बार पासा फेंका गया तो पासा फेंकने पर ऐसे डिजिट आएगा जो योगफल, दोनों पासा पर ऐसे डिजिट आए कि योगफल आपका ये आ जाए, 10 आ जाए। योगफल 10 है, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कैसे बारंबार प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसमें कम से कम एक बार 5 आया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे देखिए इवेंट आपका 3 है, ऐसे इवेंट है जो कि योगफल 10 को दर्शाता है, लेकिन 10 में से एक आपका इवेंट हो जाएगा ये जिसमें कम से कम एक 5 आता है। एक ही ऐसी इवेंट में आएगा जिसमें 5 संख्या। यहां से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये आ गया एक ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर, मतलब 3 बार पासा को देखा गया तो 3 बार पासा आपका योगफल 10 आ सकता है, और उसमें एक 5 आएगा। एक में ऐसा है जो कह रहा है कि कम से कम एक 5 आना चाहिए, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही 5 होगा, एक ही होगा, ज्यादा भी रहता 1/, नहीं होगा। कर छात्रों की संबंधित आंकड़ों पर बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जो होता है, मोड जो होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोड। बहुलक सबसे ज्यादा बार आने वाला को ही बहुलक कहते हैं। देखते हैं सबसे ज्यादा बार, एक 17 17 17 17, ये 4 बार आया है। 16 16 16 3 बार आया है। 15 15 15 2 बार आया है। 14 14 14 3 बार आया, मतलब यही आ जाएगा 17 ही आंसर हो जाएगा। जो ज्यादा बार आया है वो आपका 17 है, जो ज्यादा बार मोर टाइम्स जो आएगा वही से। करेक्ट। चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग, चचेरे भाई की, 2 चचेरे भाई, इसकी वर्तमान आयु का योग 42 है। कर 8 साल पहले बड़े चचेरे भाई का और छोटे चचेरे भाई से कितना है? दुगनी आयु थी, ये 1 है तो आपका अगर यहां से x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो यहां से 8 साल पहले छोड़ दीजिए, यहां पे चलिए यहां से ऐसे देख लेते हैं।
ये 8 साल पहले, तो ये आपका दिया हुआ है कब का, ये दिया हुआ है अभी का, दोनों का योग अभी का दिया हुआ है, तो 8 साल पहले भेजो। 8 साल पहले इसमें भेजेंगे तो दोनों दो आदमी 8 साल जाएगा तो 16 साल। तो ये आपका 8 साल पहले 30 था दोनों का योग, लेकिन यहाँ कह रहा है 3 है, 3 बराबर 30 है। निकालना है किसका, बड़े भाई का। वर्तमान कितना होगा, तो ये 2 ना कर देंगे, लेकिन ये आपका कब का आ जाएगा, 8 साल पहले का, बस 8 कर देंगे, ये आपका आ गया कितना, 22 वर्ष आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको x मानेंगे, इसको 2x मानेंगे, तो ये 8 साल पहले का है, तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो ये 8, और इसमें भी 8 जोड़ेंगे, और ये बड़े चचेरे भाई का, बड़े चचेरे भाई का इतना, छोटे चचेरे भाई का इतना, दोनों का योग कह रहा है अभी वर्तमान में 42 है। तो x x 3x और 8 और 16, ये 30 आ गया, x बराबर आ गया कितना, अब किसी भी वैल्यू में रख दो, 10 रख देंगे, 10 में 20 और 8 28 हो जाएगा बड़े वाले का। ये बड़े वाले का है और ये आपका छोटे वाले, आंसर आ गया। तो आज का जो क्लास का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो गया, और बहुत खूबसूरत तरीके से और आराम आराम से हम डिस्कशन को कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, जो भी भाग गए हैं जल्दी से लाइव आ जाइए। अब डिस्कशन हम लोग रीजनिंग का ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मुख करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिए, पहला ही जो क्वेश्चंस हमारे समक्ष आया वो सिटिंग अरेंजमेंट का है। कहता है सर 6 मित्र हैं PQRSTU, एक दूसरे से समान दूरी पर वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है और इस सर्किल पे टोटल 6 लोगों की व्यवस्था, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, इस सर्किल पे टोटल हम लोग 6 लोगों की व्यवस्था कर देंगे। हो गया। अब कहता है कि सभी लोग कहाँ मुख करके बैठे हैं, तो सभी लोग का मुख जो है ना बाबू, ये केंद्र की, सभी लोग का मुख कहाँ है, तो केंद्र की। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है बस उस तरह से काम कर देना, आपके आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाए। तो देखो, सबसे पहले क्या कहा, एस Q और Q के बीच में बैठा है, तो कोई एस ऐसा शख्स है जो U और Q के बीच में बैठा, यानी इसके साथ ऑलवेज वाइस वर्सा केस चलेगा। हम तय नहीं कर सकते हैं कि U किधर होगा, S किधर होगा, तो कभी भी इस वाले को मेन क्लू मत बना, आगे बढ़ जाना। फिर देख लो क्या कहता है, P S के बाएं को दूसरा है, यानी जहां भी S को रखेंगे इसके बाएं पहला नहीं दूसरे स्थान पे किसको जगह मिलेगा, P को। Q और U का पोजीशन अभी भी बचा हुआ है, छोड़ दो। फिर कहता है और किसके लिए, तो दूर वाले के लिए। दूर वाला कौन है, P, यानी P जो है ना वो T के दाएं को दूसरा बैठा, तो P किसके दाएं को, तो T के दाएं को पहला नहीं दूसरा। अभी भी Q और U का पोजीशन सेफ है, आगे चलिए। फिर कहता है Q T और S के बीच बैठा है, तो देख लो Q कहाँ बैठा है, तो T और S के बीच बैठा है, इसका मतलब U को इस साइड पे रखना होगा। एक और व्यवस्था में बचा हुआ है, वो कौन है, तो वो R बचा हुआ है, R को यहाँ रख लोगे और आपके अरेंजमेंट पूरी तरह से कम। पूछता है S के सामने कौन बैठा है, तो S के सामने बच्चा R बैठा है, और R हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करें। गुड इवनिंग बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। सब विद्यार्थी हैं अनीमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय के शीर्ष 6 रैंक धारक है। जब भी रैंक की बात हो ना, हाइट, वेट, लेंथ, फास्ट एंड स्लो की बात हो, तो जितने लोग हैं ना सबसे पहले उतना स्ट्रक्चर बना लो, केम आसान होता है। अब कहता है रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच, यानी कोई रोहित है, ठीक है, इसकी रैंक किसके किसके बीच में है, तो किरण और सीमा के बीच है, यानी वाइस वर्सा केस लगना है। आगे चलोगे, रोहित चौथी रैंक पर। अब देख लो रोहित किस रैंक पर है, तो रोहित चौथी रैंक पे, इसका मतलब है कि किरण और सीमा का पोजीशन यहाँ खत्म हो जाएगा। आगे चलिए, जया और सीमा के रैंक के बीच 2 विद्यार्थी, तो सोच लो अगर हम सीमा को यहाँ रखेंगे तो 1 और 2 छोड़ के जया यहाँ रखना होगा, और सीमा को यहाँ रखेंगे तो 1 और 2 छोड़ के जया यहाँ रखना, यानी या तो जया 2 नंबर पे जानी है या तो जया जो है ये 6 नंबर पे जानी। आगे चल दीजिए, सभी 6 विद्यार्थी के बीच जया सबसे निचली रैंक पे। लीजिए क्लियर कर दिया कि जया को कहाँ रखना है, तो सबसे निचली रैंक।
अब बताओ, जैसा कि उसने कहा था कि जया और सीमा के बीच दो लोग हैं, तो अब सीमा को यहाँ रख नहीं सकते, तो सीमा को यहाँ रखना होगा, तो किरण को यहाँ रखना होगा। ठीक है, अब इसकी वाइस वर्सा केस जो है ना वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, तो हटा लो। आगे चलिए, कहता है मनीष की रैंक अनीमा की रैंक से ठीक ऊपर है। तो जहां भी अनीमा का रैंक होगा, इसका रैंक अनीमा का रैंक होगा, उसके ठीक ऊपर मनीष, इसका तो मनीष। देख लो, 6 लोग का अरेंजमेंट बोला था और 6 लोग का अरेंजमेंट हमने बना। पूछ क्या रहा है, 5वीं रैंक पे कौन है, तो 5वीं रैंक पे किरण है, और किरण किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर बच्चा हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, यही हमारे लिए सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए, पृथ्वी है, वन है, वृक्ष है, तो क्या सारे वृक्ष वन में ही मिलते हैं, तो नहीं सर, वृक्ष तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो भी होगा वन पृथ्वी पे ही होगा। ठीक है, और वृक्ष आपके वन में भी मिलेंगे, और वृक्ष आपके वन के अलावा भी पृथ्वी पे बहुत जगह मिलेंगे। तो ऐसे फिगर को पकड़ना है। देख लो, तो ऐसा फिगर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए, कहता है रावली का कोई भाई नहीं है, तो कोई रवली है और इसका कोई भाई नहीं। गरिमा अर्जुन की पत्नी है, तो इस वाले लाइन को अभी हम लोग रहने देते हैं कि रवली का कोई भाई नहीं है, वहां से शुरू करते हैं। गरिमा, जो गरिमा है ना वो पत्नी है, इसकी पत्नी है, तो अर्जुन की पत्नी। आगे चलो, जाकिर मालवी का पति है। अब कोई जाकिर है तो किसका पति है, तो मालवी का पति है। छोड़ दीजिए, छाया रावली की पुत्री। अब कोई छाया है, अभी तक कोई भी लाइन को जोड़ा नहीं है, और ये किसकी पुत्री है, तो रावली की पुत्री। आगे चलिए, फिर कहता है फातिमा अर्जुन की पुत्री। देखिए, अर्जुन के साथ फातिमा जुड़ रही है, तो फातिमा जो है वो अर्जुन की पुत्री है, बाकी अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं मिली है। मालवी रावली की माँ है। अब रावली की माँ कौन है, तो मालवी है। मालवी जो है रावली की माँ है, तो मालवी के साथ जाकिर जुटेगा। फिर कहता है गरिमा छाया की मौसी है। अब छाया की मौसी कौन है, तो गरिमा है, तो गरिमा मौसी है किसकी, छाया की। चलिए, और इस फिगर को और इधर से बनाना था हमें, तब ज्यादा अच्छा फिगर बनता। तो हम लोग ले लेते हैं अर्जुन को। अर्जुन का विवाह किससे हुआ, गरिमा से हुआ, और अर्जुन की पुत्री कौन है, फातिमा। कवर हो गए। अब देख लो, जैसे ही ये लाइन क्लियर किया ना कि गरिमा छाया की मौसी है, तो गरिमा मौसी है, यानी गरिमा की कोई बहन होगी, और उसकी पुत्री कौन होगी, छाया होगी, तो छाया की मौसी गरिमा होगी। अब देख लो, तो छाया की माँ कौन है, तो रावली है, यानी यहाँ पे रावली आ जाएगी, ये दोनों बहन हो जाएगी। अब देख लो, रावली की माँ कौन है, तो मालवी है, यहाँ मालवी है, और मालवी का पति कौन है, तो जाकिर है। सारे वे हमारे बन करके तैयार हो। अब पूछता है गरिमा का जाकिर से क्या संबंध है। गरिमा का संबंध पूछ रहा है जाकिर से, तो हम हो गए मेरी पत्नी की बेटी बेटी, और बेटी की बहन बेटी, यानी पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर है, तो हम लोग आंसर नंबर ए को कर ले। नेक्स्ट देखोगे, अच्छा बताओ, डी से एल जाना है। अगर आप डी से एल जाते हो तो 4 की वृद्धि होगी, इसी तरह पी से एक्स जाते हो तो 16, 8 की वृद्धि होगी, 4 से 12। 16 से अगर 24 जाते हो तो 8 की वृद्धि होगी। एच से पी जाते तो 8 से 16 जाने का मतलब है 8 की वृद्धि होगी। तो टी है, तो टी में 8 की वृद्धि करोगे तो 20 8 28 होंगे, और 28 का मतलब क्या हो गया, तो 28 का मतलब 2 हो गए। 2 किसके लिए होता है, तो बी के लिए होता है, यानी टी से बी जाएंगे। डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ही करें। अच्छा ध्यान से देखिए, तो 64 की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 का स्क्वायर हो सकता है क्या, और इसी तरीके से हम 27 की बात करते हैं तो ये, अच्छा 4 का क्यूब कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 27 है। ये 4 का क्यूब हो सकता है और ये 3 का क्यूब।
यहाँ से निकला 4, यहाँ से निकला 3 और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 तिहाई मिल गए 12। इसी तरह से देख लो 512, अगर हम 512 की बात करें तो क्या ये 8 का क्यूब हो सकता है? और फिर से बात करो 125, तो 125 5 का क्यूब हो सकता है, तो इधर से निकला 8, इधर से निकला 5, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, दे रखा है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें 216 की, ठीक है, और फिर बात करें 343, तो 216 आपको मालूम है ना कि 6 का क्यूब होता है और 347 7 का क्यूब होता है। यहाँ से निकला 6, यहाँ से निकला 7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक 42 चाहिए हमको, 42 आंसर में चाहिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, यही बेस्ट। नेक्स्ट वन को देखेंगे। 11 से 91 15, 225 नहीं, 9 35, 9 99, इस 7 इधर 3 5 3 8, देख लो बाबू मिल गया। 11 को 9 से गुना कर दो, 11 9 कितने हो गए? 99 हो गए। 99 में 8 को माइनस करोगे ना 91 हो जाए। इसी तरह से अगर हम 15 को 9 से गुना करते हैं तो 15 9 135 और 135 में 8 माइनस करेंगे ना तो 127 हो जाएगा, 127। अब पूछता है सर किससे करोगे? देख लो x इंटू 9 बराबर जो आएगा उसमें से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 154 आएगा, यानी इस वाले मान को लाने के लिए हमें 154 में 8 जोड़ देने चाहिए। 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 6 और 1 162 चाहिए। तो किसके टेबल को 9 से गुना करे कि 62 आएगा? तो 162 को 9 से भाग दे दो तो 9 एकम 9 हो गए, 9 अठी 72 हो गए, 18 9 62, 18 चाहिए। यानी यहाँ अगर हम 18 को रख लेंगे ना तो 18 9 62 से हो जाएगा, तो हमारा आंसर 18 परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे, देखिए 23 161 और 207, 23 के टेबल में 161 आएगा जी, 3 6 18, 3 5 15, 3 7 21, 23 को अगर हम 7 बार गुना करें 7 21 2 7, ठीक है, 3 9 27, 23 को अगर हम 9 से गुना करें तो 9 3 27 2 9 2, ठीक है। देख लो बाबू कुछ नहीं किया, कितना दे रखा है? 23 है, उसके बाद 161 है, उसके बाद 207। तो सबसे पहले क्या किया ना कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर, और फिर क्या किया ना कि इसको 9 से मल्टीप्लाई, यानी पहले अंक को पहले 7 से गुना करवाया है और दूसरी बार में 9 से गुना। देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है 84, ऑप्शन नंबर ए कहता है 84, फिर कहता है 442 और फिर कहता है 570, ठीक है। देखो तो अगर हम इसको 6 से 7 से गुना करवाए तो 7 को 28, यानी इसका यूनिट प्लस 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? तो 33। चलो ध्यान से देखोगे, ऑप्शन नंबर बी कहता है 33, तो 3 7 21 खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है 29, तो 9 7 63 खत्म हो गया, 8 7 चको 28। ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देख लो क्या दे रखा है? 64 दे रखा है, 448 दे रखा है, और क्या दे रखा है? तो 576 दे रखा है। अगर हम इसको 7 से गुना करते हैं तो 7 को 28 का 8 हाथ में 2, 7 छक 42 2 44, तो क्लियर। अब इसी तरह इसको हम अगर 9 से गुना करवाते हैं 9 से, तो 9 चको 36 का 6 हाथ में 3, 9 छक 54 3 57, यानी आंसर क्या हो जाने हैं 25 करके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर। अच्छा ध्यान से देखो, प्लस तथा माइनस का और 7 और 3 का पोजीशन हमें करके देखना होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो प्लस के जगह माइनस कर लो और माइनस के जगह प्लस कर लो,
7 और 3 का स्थान भी बदल लो, यानी 7 की जगह 3 और 3 की जगह 7। अब इस समीकरण को सॉल्व करके देखो जब यहाँ काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 7 8 7 15 हो गए, और 15 में से अगर 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, पहला ऑप्शन। 7 और 3 का स्थान बदलना था, इस प्लेस पे 3 किया, इस प्लेस पे 7 किया। अब प्लस और माइनस का स्थान बदलना था, यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस। तो 4 2 चको 8 कट गए, 7 9 63 हो गए, 3 माइनस 63 और प्लस 4, माइनस में आंसर आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे की ओर चलो, तो 3 और 7 का पोजीशन चेंज करना है, यहाँ 7 कर लो, यहाँ 3, प्लस और माइनस का पोजीशन है तो यहाँ चेंज। देख लो 2 दूना 4 कट गए, 7 दूनी 14 हो गए, 14 3 और प्लस 5 जो, तो 14 5 कितने हो जाएंगे, 19 में से 3 अगर माइनस करोगे तो 16 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा, तो आंसर सी को कर लेना। देखिए बाबू, एक ही पासे को है ना 3 दफा घुमा कर दिखा और पूछता क्या है कि 3 के विपरीत फलक पे क्या हो। तो पहले ढूंढो 3 कहीं है, तो नहीं 3 कहीं नहीं है। तो जब 3 कहीं नहीं है तो उसको ढूंढो जो सब जगह है। देखो तो सब जगह क्या दिख रहा है, तो 2 सब जगह दिख रहा है। अब डाइस का रूल कहता है कि जब एक ही पासे को आप 2 से अधिक बार घुमाए हो और कोई एलिमेंट का अपोजिट पूछ रहे हो और वो एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो आप उसको ढूंढ लो जो सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। तो 3 मुझे कहीं नहीं दिख रहा था, तो सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेहतरीन आंसर। देखिए ए हैस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई, यानी हैस के पहले जो भी आएगा वो भाई कहलाएगा, और एट दी रेट ऑफ के पहले जो भी आएगा वो पुत्र कहलाएगा। इसी तरह एंड के पहले जो भी शख्स आएगी वो पत्नी कहलाएगी, और परसेंटेज के पहले जो भी आएगी वो माता। यानी सारा का सारा रिलेशन जो था वो फॉरवर्ड रिलेशन था। अब कहता है यू भी से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसके साथ ऐड करके भी। तो अगर मान लो कि मैं ही भी हूं, तो मैं पहले W से मिलूंगा, और W से मुलाकात करने पर हमें एट दी रेट ऑफ को क्रॉस करना होगा, और एट दी रेट ऑफ के पहले जैसे ही जाऊंगा तो यानी W मेरा बेटा है, और मेरे बेटे की कौन है, तो एंड को पार करूंगा तो पत्नी मिलेगी, तो यू किसकी पत्नी है, बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी को हम बहू कहेंगे, तो बहू किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सुटेबल आंसर। देखिए लेंस कहाँ लगे होते हैं, तो कैमरा में लगे होते हैं। इसी तरह कार्टिज कहाँ लगे होंगे, तो प्रिंटर में, जो प्रिंट करके निकालते हैं ना प्रिंटर, उसमें कार्टिज का यूज होता है, जिसमें कार्बन पाउडर भरा होता है, वही आपका प्रिंट आउट के रूप में बाहर निकल के आता है। तो देखो कहता है एक निश्चित कोड भाषा में कंप्लीट द ड्राइंग को 837 लिखते हैं, डू नॉट लीव अर्ली को 2355 लिखते हैं, वी नीड ब्रेक को 245 लिखते। देख लो यहाँ 55 तो है, लेकिन यहाँ दोनों कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, डिजिट के अकॉर्डिंग। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का मिलकर बना तो 8, 3 लेटर का तो 3, और ड्राइंग 7 लेटर का तो 7। अब क्या कहता है कि काइंडली स्टैंड स्ट्रेट को कैसे लिखें, 2 2 4 और 2 6 लिखेंगे, 2 4 1 5 लिखेंगे, 2 4 2 6 2 8 लिखेंगे, 6 5 8 लिखेंगे। 6 5 8 किसी में है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर होगा। और ये बिल्कुल लेटेस्ट टाइप डिजाइन किया गया है, आज से 5 साल पहले ये क्वेश्चन ढूंढोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि उसमें नंबर ऑफ लेटर की संख्या से डिकोडिंग की गई है। देखिए पहले 1 2 वाले लोग देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, यानी तीनों के तीनों गलत हो गए। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी बाबू हम निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। देख लो जितना भी सेकंड था, तो कुछ सेकंड क्या थे, तो कुछ सेकंड समय थे, और फिर कहता है सभी समय मिनट है। जितना भी समय है ना वो सबका सब क्या है, तो मिनट है। पहला कहता है कोई मिनट समय नहीं है, जबकि हमको मिनट का कुछ हिस्सा समय दिख रहा है, गलत है।
दूसरा कहता है कोई समय सेकंड नहीं है, हमें समय का कुछ हिस्सा सेकंड दिख रहा है, गलत है। तीसरा कहता है कोई सेकंड मिनट नहीं है, तो सेकंड का कुछ हिस्सा मिनट दिख रहा है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और करेक्ट आंसर। अच्छा देखिए, कहता है सर हमने एक अनुक्रम दिया है तो पूरा करके बताओ कि कौन सा। ध्यान से देखना, जीरो बढ़ा, जीरो बढ़ा, जीरो बढ़ा, तो अब जीरो ही बढ़ा। अच्छा देखो, तो ए से ई हो गए और ई से आई हो गया और आई से एम हो गया, तो 1 से 5 जाने में 4 बढ़ गया और 5 से 9 जाने में 4 बढ़ गए। 9 से 4 बढ़ा दोगे तो 13 होगा, तो 13 में 4 बढ़ाओगे तो 17 होगा। यानी सी के बाद क्यू चाहिए, इसमें सी के बाद क्यू नहीं है, इसमें सी के बाद क्यू नहीं। अब देख लो, बी से जे जाना है, 2 से 10 जाना है यानी 8 बढ़ गया, और 10 से 18 जाना यानी 8 बढ़ गया, और 18 से 26 जाना यानी 8 बढ़ गया। तो 26 को जीरो भी कह सकते हैं, यानी फिर से 8 बढ़ेगा तो एच आएगा, यानी तीसरा एलिमेंट एच चाहिए। इसमें नहीं है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे पास, 1 3 6 18 36 108 दे रखा है। अगला पूछता, देख लो, 1 तिया 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 तिया 108, 108 गुने 2 कर देंगे तो 216 आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, यही इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर। तो ध्यान से देखिए क्या लिखता है, डेजी को लिखता है FCI QW, ठीक है, ध्यान दोगे। डी की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 6 यानी 2 बढ़ गए, A1 और C3 यानी 2 बढ़ गए, आई को सेम छोड़ दिया, S19 Q17 यानी 2 घट गए, अच्छा यहाँ भी 2 बढ़ा है, और 25 से 23 हो गए यानी 2 घट। तो सबसे पहले शुरुआत में 2 2 बढ़ा है, लास्ट में 2 2 घटा है, और बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं किया। देख लो, 18 प्लस 2 20 हो गए, 15 प्लस 2 17 हो गए, 19 को सेम छोड़ दिया, 5 में से 2 गया 3 हो गए, 19 में से 2 गया 17। इसके लिए चाहिए लोटस के लिए 2 बढ़ा दो, 12 2 14 हो जाएंगे, 15 2 17 हो जाएंगे, यू यू रह जाएगा, 20 में से 2 गया 18, 19 17, यानी एन क्यू यू आर क्यू चाहिए, एन क्यू यू, अच्छा उल्टा लिख दिए हैं लोटस, LOTUS होता है ना, टी के लिए टी, 21 में से 2 घट गया 19 में से 2 घटा 17, NQTSQ चाहिए, NQTSQ ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सुटेबल आंसर। देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम में दर्शाना, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको हटाओ। क्या कॉमन है, तो HUM 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 कॉमन। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो ए आएगा। देख लो, ANI दे रखा है और ANO दे रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है पहले ANI मिलेगा, फिर डिक्शनरी में ANO मिलेगा, यानी पहले 6 नंबर मिलना है और फिर 3 नंबर मिलना है। तो 6 3 देखो तो लगभग सब में दिया गया, नहीं पूरा काम करो। अच्छा, ए से आगे बढ़ेंगे तो बी मिलेगा, और बी कितनी जगह है, तो एक ही जगह है, यानी अब हमारी मुलाकात 2 से हो। बी से आगे बढ़ेंगे तो आई है, ओ है, ई है, ई मिलेगा, यानी अब हमारी मुलाकात 7 नंबर। ई से आगे बढ़ेंगे तो ओ है, आई है, तो आई मिलेगा। आई के बाद डी पहले मिलेगा, यानी 4 नंबर, और फिर मिलेगा 1 नंबर, और लास्ट में मिलेगा हमारे पास 5। देखो तो 6 3 2 7 4 1 5, 6 3 2 7 4 नहीं, 6 3 2 नहीं, 6 3 2 7 4 1 5,
ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बी पढ़ सकते हैं। अब हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन देखोगे क्या कहता है, क्यूकली में क्या है हमारे पास, QUIRKY, क्यूरिकी। पहले और चौथे अक्षर का स्थान बदल दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी R Q। फिर कहता है इसी प्रकार दूसरे और पांचवें का बदल दो, यानी KU और YI, बदल कर ये नया हो गया। तो कहता है उसी पैटर्न में तीसरे और छठे का स्थान बदल दिया जाए, फिर सभी अक्षरों को बाएं से दाएं गिना। तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा कौन, उस पहला दूसरा तीसरा चौथा वाई किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम में चलना शुरू करती है और 5 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार्यालय से वो पश्चिम में जाती है, 5 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी, 2 मीटर, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 7.5 मीटर की दूरी, वो दाईं ओर मुड़ करके कितना 7.5 मीटर की दूरी तय, फिर वो 135 डिग्री पर दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर की दूरी। अब ध्यान से देखोगे, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है और उसको हम दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ने बोलेंगे तो ये एंगल पकड़ेगा, यानी ये वाला एंगल। तो अब यहाँ से ये एंगल पकड़ करके वो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर, ये एंगल पकड़ करके उसने 15 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो देख लो ये वाली डायरेक्शन नीचे साउथ होगी, इधर वेस्ट होगी, और ये साउथ वेस्ट में जा रही है, यानी दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर। देखिएगा कहता है कि कौन सत्य नहीं है, यानी हमको गलती चुनना है कौन है। तो कहता है सी को मिलवाओ सर आर से। अगर हम सी से आर तक का सफर तय करें तो ग्रेटर मिलेगा, इक्वल मिलेगा, इसमें ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी पहला सही। फिर कहता है एस को मिलवाओ क्यू से। देखो एस और क्यू से मिलवाएंगे तो एस ग्रेटर होगा क्यू से, एस ग्रेटर है क्यू से, ये भी। फिर कहता है सी को एच से मिलवाओ। अगर हम सी को एच से मिलवाएंगे तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी सी को ग्रेटर होना चाहिए था, यहाँ सी ग्रेटर इक्वल। अगर यहाँ सी ग्रेटर एच होता तब ये सही होता, लेकिन अभी ये गलत है। तो वही पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही सत्य नहीं है। देखिए जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन। तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नामचीन व्यक्ति है, उसको जान से मारने की धमकी मिली। अब इसके लिए उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने क्या किया ना कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, ताकि हम अपने पास बंदूक रखें, उसके लिए उसने लाइसेंस का आवेदन। अब कहता है तर्क दीजिए ऐसा काम उस व्यक्ति ने क्यों किया। तो हाल ही में एक लोकप्रिय गायक की मौत की धमकी भरा पत्र मिलने के 1 हफ्ते बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये रीजन हो सकता है कि कोई लोकप्रिय गायक था, उसको पहले धमकी भरा पत्र दिया गया और 1 सप्ताह के अंदर उसको गोली मार दी, ठीक है। तो उसके डर के कारण इस बड़े व्यक्ति ने भी सोचा कि भैया हमको भी धमकी मिली है, कोई हम पे भी ना फायर कर दे, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमें भी अपने पास पिस्टल रखने चाहिए। तो इसने क्या किया, लाइसेंस का आवेदन किया, यानी ये रीजन हो सकता है लाइसेंस का आवेदन देने। दूसरा कहता है मशहूर हस्तियों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए जाना जाता है और कईयों को लुप्तप्राय जानवरों की गलत तरीके से हत्या करने के लिए दोषी ठहरा। तो ये रीजन नहीं हो सकता है लाइसेंस देने के लिए। लाइसेंस के लिए आवेदन उसने क्यों किया, क्योंकि उसको मारने की धमकी दी जा रही है। तो दूसरा नंबर रीजन नहीं हो सकता, यानी एक रीजन जाएगा लेकिन 2 रीजन के रूप में नहीं जाए, और जो रीजन होता है वही तर्क होता है। तो देखिए क्या कहता है, दोनों तर्क समर्थन करते हैं, बिल्कुल गलत है। तर्क एक कथन का समर्थन नहीं करता, गलत है। तर्क 2 कथन का समर्थन नहीं करता जबकि तर्क 1 समर्थन करता है, सही है। यानी इसके लिए परफेक्ट आंसर जो हमारा आएगा ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखोगे सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। देखते हो हमेशा सार्वजनिक स्थानों पे जाओगे, जैसे मंदिर में जाओ, पार्क वगैरह में जाओ,
तो वहां पे लिखा रहता है कि धूम्रपान करना कानूनन अपराध। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अनुमान लगाइए। धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य, तो ये तो सबको पता है कि जो भी स्मोकिंग करते हैं या धूम्रपान करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए रोका जाता है कि सार्वजनिक प्लेस पे मत कीजिए। नहीं, क्योंकि उनके पीने से दूसरे के स्वास्थ्य को हानि मिल पहुंचता है। तो एक नंबर अनुमान नहीं लगा। धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक, इसीलिए धूम्रपान को निषेध किया गया है। सार्वजनिक प्लेस पे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप नहीं पी सकते, क्योंकि वहां आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। आप अगर धूम्रपान करोगे तो उसका इफेक्ट आपके बगल वाले के पास भी जाएगा। तो हम लोग 2 नंबर अनुमानित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर चयन किया जा सकता है। देखिए, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती? तो एक घंटा में दोनों सुइयां एक बार, लेकिन 12 घंटा में दोनों सुइयां 11 बार। 11 बार ऐसा क्यों? क्योंकि 12 से 1 के मध्य नहीं मिलता। याद रखो, 12 से 1 के मध्य नहीं मिलता है। तो इसी तरह से 24 घंटा यानी एक दिन की बात करें तो 24 घंटे में दोनों सुइयां जो है ना वो कितनी बार मिलती हैं? तो 22 बार। 24 घंटा का मतलब एक डे, तो एक डे में कितनी बार मिल रही हैं? तो 22 बार मिल रही हैं। 22 बार मिलती हैं, 22 बार मिलती हैं। तो एक दिन में जब 22 बार मिलती हैं तो 60 डेज की बात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? तो 22 गुने 7 कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 एक 15, 154 बार मिलेगी, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो। देखिए, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे, ये रहा राइट हैंड और ये रहा लेफ्ट। अब कहता है x का स्थान बाएं छोर से 17, ये x का पोजीशन है जो बाएं छोर से 17, जबकि y का पोजीशन दाएं से 14। जबकि y की बात करें तो इसका पोजीशन राइट हैंड से कितना दे रखा है? तो 14 दे। अब ये दोनों अपना स्थान आपस में बदला, तो जैसे ही दोनों ने अपना स्थान आपस में बदला, इसका मतलब x के जगह पे y और y के जगह पे x आ, तो कहता है x बाएं से 7वां हो जाता। अब सोचो x बाएं से कितना हो जाता है? 7वां हो जाता। अब बोलोगे कि सर जो 17 था वो 7 कैसे हो गया? इसका मतलब हमको फिर से बनाना होगा। ये दोनों क्या कर गए हैं? ओवरलैप कर। तो अब आप इसको ओवरलैप करवाओगे और तब बनाओ, क्योंकि ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैं क्यों दिखा रहा हूं ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा क्यों कह रहा हूं। अब हम इधर से लेके आएंगे 17x का पोजीशन और इधर से लेकर के आएंगे कितना? 14 इसका y का। है? अब दोनों का स्थान जब हम चेंज करवाएंगे तो इस प्लेस पे x और इस प्लेस को लाएंगे। अब हम लोग जो है वो x का पोजीशन कहाँ से दे रखे हैं? तो दाएं बाएं से दे रखे। कितना दे रखे हैं? तो 7 दे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठने वाला है उसका पोजीशन इधर से 14 होगा और उसी व्यक्ति का पोजीशन इधर से 7 होगा। तो अब हम लोग टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 14 प्लस 7 को जोड़कर और 1 की कमी करेंगे, यानी 14 प्लस 7 21 हो गया। 21 में 1 की कमी कर लिया तो कितने हो गए? 20 हो गए। तो हम लोग आंसर लगा लेंगे कि सर आंसर 20। लेकिन सोचो एक छोटा सा काम करने के लिए आपने कितना काम कर। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इस क्वेश्चन, जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित क्वेश्चंस हो और आपको टोटल निकालना, जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित क्वेश्चन हो और आपको टोटल निकालना हो तो इतना पापड़ मत बेल। ठीक है, जिसके बारे में 2 बार कहा गया है उसके दूसरे डाटा को पकड़ना और जिसके बारे में 1 बार कहा गया है उसके डाटा को पकड़ना, दोनों को जोड़कर 1 घटा देना, आपके टोटल आए। देखो, जब हम बात करें पंक्ति में तो पहला पोजीशन रहा x का। ठीक है, x का इधर से लेफ्ट से कितना? 17। दूसरा पोजीशन रहा y का इधर से राइट से कितना? 14। अब ये दोनों जब स्थान परिवर्तन किया तो पोजीशन दिया तीसरा x का, किधर से? लेफ्ट से। तो मैं कहता हूं कि जिसके बारे में 2 बार कहा गया उसके दूसरे स्थान को पकड़ो। देखो 2 बार किसके बारे में कहा गया है? x के बारे में, इसका दूसरा स्थान था।
और जिसके बारे में केवल एक बार कहा गया उसको पकड़ लो। तो एक बार केवल किसके बारे में कहा गया? y के बारे में। कितना? 14। दोनों को जोड़ के आप 1 माइनस कर दो। यानी इतना काम आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ओवरलैप करे ओवरलैप नहीं करे डजेंट मैटर, हर जगह यही रूल काम आएगा कि प्रश्न में जिसके बारे में 2 बार कहा है, जिसके बारे में 2 बार कहा है उसके दूसरे पोजीशन को पकड़िए, और जिसके बारे में केवल 1 बार कहा गया है उसके पोजीशन को पकड़िए। दोनों को जोड़कर और 1 घटा दीजिए, आपके टोटल आपके पास। यानी आपको ये सब लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहीं से वहीं काम कर सकते हो और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को। तो चलिए आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है, फिर से कल हमारी मुलाकात होगी आपके साथ नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट